यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड टॉपिक का रिवीजन, और ये टॉपिक का पूरा नाम होता है दैट इज इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। ऐसी इनकम जो आपके टोटल इनकम में नहीं आएगी, दैट इज कॉल्ड योर एग्जेम्प्ट इनकम। सो एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड आज चीजें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फर्क होता है। एग्जेम्पशन नॉर्मली क्या होता है कि जो इनकम होती है ना, वो इनकम में से वहीं पे इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एग्जेम्पशन। और डिडक्शन जो नॉर्मली होते हैं अंडर चैप्टर 6 से वाले, वो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में मिलते हैं। जब पहले आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लो, उसके बाद में आप डिडक्शन ले लो। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट पे, तो उसका 10,000 का आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 टीटीए। तो आप क्या करोगे, पहले आईएफओएस में उसको ऐड कर दोगे और फिर डिडक्शन में उसका डिडक्शन ले लोगे, दैट इज द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। और एग्जेम्पशन क्या होती है, जैसे इनकम हुई वो इनकम वहीं पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, आपको एग्रीकल्चर इनकम हुआ और एग्रीकल्चर इनकम पहले आप लोगे अदर सोर्सेज में और वहीं पे आप उसको लेस कर दोगे, दैट इज कॉल्ड योर एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो सबसे पहली एग्रीकल्चर इनकम। एक चीज ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम और अगर लैंड लोकेटेड इन इंडिया, ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड लोकेटेड इन इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम बोलते किसको है? एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहले अगर मान लो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, उसका रेंट आ रहा है। मीन सपोज फॉर एन एग्जांपल, मेरी एक एग्रीकल्चर लैंड है राजस्थान में, मैंने उसको किसी को भाड़े पे दिया और उसका जो रेंट आ रहा है ना, वो रेंट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम, वो रेंट भी एग्जेम्प्ट है। या फिर मैंने वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कोई भी ग्रो किया और उसके बाद में मैंने उसको बेचा, तो उससे जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। या फिर मान लो ऐसा कोई भी फार्म हाउस है, फार्म हाउस का रेंट आता है, रेंट ऑफ फार्म हाउस। फार्म हाउस का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा कोई भी ऐसे गोडाउन वगैरह बना रखा है और जो आपके एग्रीकल्चर लैंड के पास में है, और वो फार्म हाउस को आप किसके लिए दे रहे हो पता है? या तो किसी को कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करने के लिए दे रहे हो, या जो वर्कर वगैरह काम करते हैं वो वहां पे रहते हैं, वहां पे सोते हैं, उसके लिए एज अ ड्वेलिंग यूनिट यूज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चर इनकम में तीन चीजें आएगी। सबसे पहला तो अगर मान लो आपको एग्रीकल्चर लैंड का रेंट मिलता है, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप सेल करते हो, ग्रो करके और सेल करते हो, वो एग्रीकल्चर इनकम है। एज वेल एज द अगर कोई फार्म हाउस है जो एज अ ड्वेलिंग यूनिट किसी को दे रखा है, या एज अ वेयर हाउस किसी को दे रखा है, और उसका जो भी रेंट आएगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। और नर्सरी से जो इनकम होती है, मींस आप प्लांटेशन करते हो और वो प्लांट्स अगर आप बेचते हो, प्लांटेशन से रिलेटेड जो नर्सरी से इनकम होती है, दैट इज टोटली फुल्ली एग्जेम्प्ट, ये एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है, आप ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर आप सेल करते हो तो उससे जो भी इनकम होगी वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम होगी। आंसर इज यस। लेकिन एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आप चिप्स बना देते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल पोटेटो आपने उगाए और पोटेटो बेच दिए, तो एग्रीकल्चर इनकम। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो आपने रॉ फॉर्म में बेच दिया, जैसे पोटेटो है, पोटेटो एज इट इज आपने मार्केट में बेच दिया, तो उस केस में वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन आपने क्या किया, वो पोटेटो से शुगर बनाई, सॉरी पोटेटो से शुगर कैसे बना सकते हैं, पोटेटो से आपने क्या किया, चिप्स बनाई और चिप्स बना के बेची, तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर इज नो। उसमें पार्टली एग्रीकल्चर होगी, पार्टली बिजनेस इनकम होगी। एक और एग्जांपल, जैसे शुगर केन है, शुगर केन आपने डायरेक्टली मार्केट में बेच दिया रॉ फॉर्म में, तो वो आपकी पूरी एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन शुगर केन से आपने शुगर बना के बेचा, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, उसमें पार्टली एग्रीकल्चर होगी, पार्टली बिजनेस होगी। तो कैसे निकालने का, तो देखो, अगर आप सेल कर रहे हो आफ्टर फर्दर प्रोसेस, आप फर्दर प्रोसेस करके सेल कर रहे हो, आपको देखना है कि वो प्रोसेस मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। अगर कोई भी प्रोसेस है वो मैंडेटरी है, जैसे सेल करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है वो मैंडेटरी होती है, तो क्या होगा, भले वो प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हो तो भी आपकी टोटल इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्रोसेस ऑप्शनल होती है, जैसे पोटेटो से चिप्स बनाने की प्रोसेस है वो ऑप्शनल है, या फिर आपका शुगर केन से शुगर बनाने की जो प्रोसेस है वो ऑप्शनल है, क्योंकि शुगर केन भी बिकता है, पोटेटो भी बिकता है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ पार्ट की इनकम आपकी एग्रीकल्चर होगी और कुछ आपकी इनकम बिजनेस होगी। कैसे आप निकालोगे, तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए आप एक काम करिए कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने फर्दर प्रोसेस किया है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने फर्दर प्रोसेस किया है, एग्जांपल के लिए पोटैटो को जितना आपने चिप्स बनाने के लिए डाला है, या फिर जो शुगर केन आपने फर्दर प्रोसेस किया है, उसका आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। आप एक काम करिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आपने फर्दर प्रोसेस किया है वो आप ले लीजिए और माइनस कर दीजिए जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कल्टीवेशन का वगैरह कॉस्ट था वो माइनस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एग्रीकल्चर इनकम, और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब आप बिजनेस इनकम कैसे निकालोगे, तो जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बेचा, जो चिप्स है या फिर आपने जो शुगर बेचा, उसका प्राइस कितना था,
माइनस आपका फर्दर प्रोसेस कॉस्ट कितना हुआ, और माइनस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने जो यूज किया था ना, मींस यहां पे जो फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए थी, वही फेयर मार्केट वैल्यू आप यहां पे लेस कर दीजिए, और जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस का इनकम, पीजीबीपी का इनकम। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो, अगर कोई भी आप प्रोसेस ऐसी करते हो जो ऑप्शनल है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ एग्रीकल्चर इनकम होगी, कुछ बिजनेस इनकम होगी। एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालोगे, आपने ले लो सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो आपने फर्दर प्रोसेस किया है उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। अगर कल्टीवेशन का वगैरह जो खर्चा है वो लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज द नेट एग्रीकल्चर इनकम, जो कि पूरा एग्जेम्प्ट है। उसके बाद में जो आपका बिजनेस इनकम कैसे निकालोगे, जो आपने चिप्स या फिर शुगर बेचा उसका कितना सेलिंग प्राइस है, माइनस कर दीजिए जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने यूज किया था उसका फेयर मार्केट वैल्यू, और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट को आप माइनस कर दीजिए, आपको जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस का इनकम। अब एक चीज समझना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, एग्जांपल के लिए आपका टी, कॉफी एंड रबर, उसमें क्या होता है, टी, कॉफी एंड रबर में जैसे आप ग्रो करते हो तो ऑब्वियसली टी जो ग्रो करोगे वो पत्ती आएगी लाइक ग्रीन कलर की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वो पत्ती को बेच दिया तो उस केस में ऑब्वियसली आपका पूरा एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन ऑब्वियसली चाय ऐसे नहीं बेचते हैं लोग, क्या करते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद उसमें बहुत सारे लाइक प्रोसेस होते हैं, उसको सुखाते हैं, उसको क्रश करते हैं, बहुत सारी उसमें चिकोरी मिलाते हैं, कभी नहीं मिलाते, बहुत सारी प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस करने के बाद अगर आप बेचते हो तो उस केस में क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैंडर्ड रूल बना दिए, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रूल बना दिए, दैट इज द रूल नंबर 8, रूल नंबर 7B एंड रूल नंबर 7A। किसके लिए, टी, कॉफी एंड रबर के लिए। सबसे पहले टी की बात करूंगा, तो टी के केस में गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, अगर आप टी को ग्रो करते हो और फिर मैन्युफैक्चर करके और टी को बेच देते हो, चाय पत्ती बेच देते हो, तो उस केस में आपका 40-60 होगा, 40% आपका बिजनेस एंड 60% एग्रीकल्चर। अगर आप ग्रो एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी में हो और कॉफी को आप ग्रो करके और क्योर करके बेच देते हो, मींस ग्रो और क्योर करके आप बेच देते हो, तो 25-75% होगा, मींस 25% बिजनेस इनकम एंड 75% एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर आप कॉफी को ग्रो क्योर के साथ में और भी कुछ एक्टिविटी करते हो, जैसे रोस्टेड, ग्राउंडेड, वो एक्टिविटी भी करते हो, अगर रोस्टेड या ग्राउंडेड भी करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका 40-60 हो जाएगा, 40% बिजनेस एंड 60% एग्रीकल्चर। और इन केस ऑफ द रबर, रबर को आप ग्रो मैन्युफैक्चर करके बेचते हो, तो रबर के केस में आपका 35% है वो बिजनेस होगा और 65% एग्रीकल्चर। तो देखो, टी के केस में 40-60, कॉफी के केस में ग्रोन एंड क्योर है तो 25-75, अगर ग्रोन क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड है तो 40-60, एंड रबर के केस में 35-65। एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है, ये परसेंटेज तो याद रह जाते हैं लेकिन आप भूल जाते हो कौन सा किसका था। ऐसे याद रखने का, इंडिया का मेजर पॉपुलेशन इज डूइंग द एग्रीकल्चर, ये तो आपको याद है, इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, तो ये ध्यान रखना, जो ज्यादा वाला परसेंटेज है, जो हायर परसेंटेज है, दैट इज टुवर्ड द एग्रीकल्चर। तो जैसे 40-60 है तो ध्यान रखना 60 इज एग्रीकल्चर, 35-65 है तो 65 इज एग्रीकल्चर, 25 और 75 है तो 75 इज टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर। जो ज्यादा वाला परसेंटेज है वो हमेशा आपका एग्रीकल्चर का रहेगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, जब भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है तो भी उस केस में क्या करते हैं पता है, जब ये टी, कॉफी, रबर में पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली बिजनेस, तो भी आप डेप्रीशिएशन ऐसे कैलकुलेट करते हो जैसे पूरा ही बिजनेस का इनकम है, और जितना डेप्रीशिएशन P&L के डेबिट में डालते हो उतना ही आपको ब्लॉक से क्या करना है, लेस करना है। अब एक कंसेप्ट आता है कि सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, आंसर इज यस, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन एक चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है पार्शियल इंटीग्रेशन का। पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या बोलता है कि तीन केसेस ऐसे है, अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, टैक्स निकालते टाइम, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है ऑब्वियसली, आपके एनटीआई में नहीं आएगी, टोटल इनकम में नहीं आएगी, लेकिन टैक्स निकालते टाइम आपको एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे पता है, पहले आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम लेंगे और एग्रीकल्चर इनकम को उसमें ऐड करेंगे, मींस आपकी टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे, उस पर टैक्स निकालेंगे, और फिर उसमें से लेस क्या करेंगे पता है, जो आपका बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम उसको जोड़ के उस पे जो टैक्स आएगा वो लेस कर देंगे, और लास्ट में जो बचेगा उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या बोला, अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो टोटल इनकम है एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर लो और उस पर टैक्स निकाल दो। उसके बाद आप टोटल इनकम एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके पहले उस पे टैक्स निकाल दिया। अब आप एक काम करिए, जो बेसिक एग्जेम्पशन है आपका 2,50,000 या 3 लाख और 5 लाख, जो बेसिक एग्जेम्पशन में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पे टैक्स निकालिए, और जो पहले में से दूसरा वाला टैक्स माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको तभी करना है जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन एसएससी है, वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आना चाहिए। मींस एसएससी वो है जो स्लैब रेट का बेनिफिट लेता है,
एसएससी वो है जो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आता है, मीन स्लैब रेट का बेनिफिट लेता है। दूसरी कंडीशन, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है ना, नेट एग्रीकल्चर इनकम, वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड आपकी जो थर्ड कंडीशन ये है कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में जो टोटल इनकम है करके, ठीक है, दैट शुड बी द मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन। सो अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, पहला कौन, एसएससी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। दूसरा, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम और आई कैन से टोटल इनकम है, वो टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है तो ही आपको ये करना है। क्या करोगे, सबसे पहले जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, मीन आपकी जो टोटल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करो, उस पर टैक्स निकाल दो। उसमें से लेस करो, बेसिक एग्जाम्पशन और एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उस पर टैक्स आता है, वो लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा उतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को भरना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। इसकी वजह से क्या होता है, स्लैब रेट का बेनिफिट का जो है ना, वो स्लैब हायर स्लैब में चला जाता है, जैसा मैंने आपको क्लास में बताया था, आपको याद रहेगा। अब अपन कुछ और एग्जाम्पशन पढ़ते हैं। यहां पे कुछ सेक्शन दे रखी है, अब देखो सेक्शन याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। सबसे पहली सेक्शन होती है 10(2). 10(2) ये बोलती है कि जो भी तुम्हारा एचयूएफ रहता है ना, एचयूएफ को उसके मेंबर का जो शेयर है, एचयूएफ से जो मेंबर का शेयर है, एलिजिबल एसएससी कौन है, एचयूएफ करके, ठीक है, मेंबर ऑफ एचयूएफ, मेंबर को जो एचयूएफ से शेयर मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? एचयूएफ अपनी इनकम पे टैक्स भर लेता है, तो एचयूएफ अपनी इनकम पे टैक्स भर लेता है, तो उस केस में मेंबर को जो भी शेयर मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। ऐसे कैसे, पार्टनरशिप फर्म के केस में, कि जो भी पार्टनरशिप फर्म होता है ना, पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है, फर्म से जो भी शेयर मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्म जो है वो अपने आप टैक्स भर देती है, तो पार्टनर के हाथ में उसका शेयर है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन आती है, दैट इज द सेक्शन 10 का क्लॉज नंबर 4 सब क्लॉज नंबर 2। ये बोलता है कि अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है, मींस रेजिडेंट इंडिया में नहीं, बाहर का पर्सन है, मींस पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई पर्सन रहता है करके, ठीक है, या कोई पर्सन ऐसा है, मींस इन सिंपल बट बोल दूं, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, या फिर पर्सन हु हैज बीन परमिटेड टू मेंटेन दैट अकाउंट बाय द आरबीआई, आरबीआई की परमिशन से इंडिया के बाहर उसने अगर कोई एनआरई अकाउंट खोला है, मींस या तो पर्सन इंडिया के बाहर है, नॉन रेजिडेंट है, या फिर कोई दूसरा पर्सन है जो आरबीआई के अप्रूवल से अकाउंट खोल रहा है, और उस अकाउंट को बोलते हैं एनआरई अकाउंट, दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है ना, वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और उसका एनआरई अकाउंट है, एनआरई अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट, एनआरई अकाउंट पे जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल है, और ये इंडिविजुअल कौन है, नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मींस इंडियन सिटीजन नहीं है, अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडियन सिटीजन नहीं है, क्या बोल रहा हूं, इंडिविजुअल है बट इंडियन सिटीजन नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, बाहर का है, लेकिन इंडिया में बैठा है एम्बेसीज में। आपको पता है इंडिया में जो एम्बेसीज है, फॉरेन की एम्बेसी, जैसे यूएस एम्बेसी है, यूके का एम्बेसी है, यूक्रेन का एम्बेसी, रशिया का एम्बेसी, ये सब इंडिया में है। तो इनके जो एम्प्लॉइज वगैरह है वो इंडिया में पड़े रहते हैं, पूरे साल यहीं रहते हैं। तो अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस देखोगे तो 182 डेज से ज्यादा हो गए तो वो तो रेजिडेंट बन गए, उनके तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पशन दिया। इन्होंने बोला कि अगर वो इंडिविजुअल है और वो इंडियन सिटीजन नहीं है, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन, और वो क्या करते हैं, अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स है, कॉन्सुलेट्स है, या उनके जो स्टाफ है, उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है उस पर इंडिया में हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट। बट दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो कि उस कंट्री में जो हमारे लोग काम करते हैं ना, हमारे जो आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर, जो उस कंट्री में काम कर रहे हैं, तो उस कंट्री में भी उनको एग्जेम्पशन मिलता है रेम्यूनरेशन पे। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो इंडिया में जो है, ये और कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे, ये इंडिया में और कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो क्या करता है, इंडिया में जो फॉरेन की एम्बेसीज है उसमें काम करता है, तो उस केस में उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है, इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दो कंडीशन, पहली कंडीशन कि उस कंट्री में हमारे जो कॉन्सुलेट्स वगैरह काम करते हैं उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है उस कंट्री में एग्जेम्पशन मिलती है, और दूसरी चीज ये लोग इंडिया में जो काम कर रहे हैं ये और कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट एग्जेम्पशन ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि सैलरी एम्प्लॉय है, नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन नहीं है करके, ठीक है, मींस इंडियन नॉन सिटीजन है, सैलरी एम्प्लॉयड है, और बंदा फॉरेन की किसी एंटरप्राइज में काम करता है और इंडिया आ जाता है, फॉरेन की किसी एंटरप्राइज में काम करता है और इंडिया आ जाता है, तो उसको जो इंडिया में रहते हुए भी जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है, अगर यहां पे तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन के फॉरेन की जो एंटरप्राइज है उसका इंडिया में कोई भी बिजनेस नहीं है, इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है। दूसरी कंडीशन, उस बंदे का इंडिया में स्टे 90 डेज से ज्यादा नहीं है। और तीसरी कंडीशन, उसको जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसका कोई इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन नहीं ले रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एक बात बताओ, एक फॉरेन में एक जिसको बोलते हैं एक
आई थिंक डी मार्ट, ऐसा डी मार्ट नहीं, एक दूसरा है, ठीक है, सुपर मार्ट, फॉरेन का एक कंपनी है मान लो, दैट इज द नेम वॉलमार्ट। वॉलमार्ट याद आया, वॉलमार्ट। हाँ, तो एक बात बताओ, यूएस का एक कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट में बहुत सारे एम्प्लॉइज वगैरह काम करते हैं। अब एक बात समझता, एक एम्प्लॉइज को इंडिया भेजा कि देख क्या हो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में जो है डी मार्ट है या बिग बाजार है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो वो बंदा इंडिया आता है और इंडिया में आने के बाद देखता है और इंडिया में रहता है 50-60 दिन करके, ठीक है, उसके बाद चला जाता है, उसको सैलरी तो मिल ही रही थी, क्वेश्चन ही आता है वो सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं। तो यहां पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन नहीं है और वो इंडिया आता है और इंडिया में अगर उसको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उसकी सर्विस, देखो फॉरेन एंटरप्राइज में काम कर रहा है बट इंडिया में कुछ दिन के लिए आता है, तो उस केस में उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है इंडिया में, उस पर टैक्स हम नहीं लगाएंगे अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, वॉलमार्ट का इंडिया में बिजनेस नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो पर्सन इंडिया में स्टे है वो उसका 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, उसको जो रेम्यूनरेशन पे किया उसका इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में कोई डिडक्शन नहीं ले रहा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अगर कोई इंडिविजुअल है जो नॉन रेजिडेंट हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, यहां नॉन रेजिडेंट भी बोला है और नॉन सिटीजन भी बोला है कि इंडियन नॉन सिटीजन होना चाहिए एज वेल एज द वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। और वो क्या करता है पता है, इंडिया में आता है फॉरेन शिप पे, बहुत बार रहते हैं ना, बहुत सारे फॉरेन शिप इंडिया में आते हैं, मुंबई पोर्ट पे देखोगे पड़े रहते हैं बहुत दिन तक। तो यहां पे इन्होंने बोला कि अगर 90 डेज से ज्यादा का उसका स्टे इंडिया में नहीं है और वो फॉरेन शिप पे काम करता है तो उसको जो भी इनकम मिलेगी, वो रेम्यूनरेशन जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, उस पर इंडिया में हम टैक्स नहीं लेंगे। तो देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है नॉन रेजिडेंट के साथ इंडियन नॉन सिटीजन है और वो इंडिया में आता है और फॉरेन शिप पे काम करता है, तो 90 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में स्टे नहीं है तो उस केस में उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है, उस पे हम इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और सेक्शन है, वो बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, वो क्या करते हैं, कुछ टेक्निकल सर्विस देते हैं। किसको टेक्निकल सर्विस देती है? एनटीआरओ को। एनटीआरओ का मतलब होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको टेक्निकल सर्विस देते हैं। और वो टेक्निकल सर्विस जो देते हैं ना, उसके लिए उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अगर कोई रॉयल्टी का इनकम मिलता है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का इनकम मिलता है, मींस उनको रॉयल्टी मिलता है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पैसा मिलता है, तो वो पैसा पूरा एग्जेम्प्ट है। तो देखो, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, और इनको उन्होंने कोई सर्विस दिया और वो सर्विस से रिलेटेड अगर रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिलता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, जो भोपाल गैस विक्टिम है उनको कोई भी कंपनसेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भोपाल में आपको पता है पहले एक वो हुआ था गैस का वगैरह, उसकी वजह से काफी लोगों की डेथ वगैरह हुई थी, तो वहां पे भोपाल गैस विक्टिम है उनको जो भी कंपनसेशन मिलेगा दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट। उसके बाद लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई कंपनसेशन रिसीव्ड होता है ऑन अकाउंट ऑफ द डिजास्टर ऑफ द बाय फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी वगैरह आ जाए करके, ठीक है, और उसकी वजह से कोई भी कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है, जैसे होता है ना बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया तो गवर्नमेंट 1-1 लाख रुपए का सबको हर्जाना देती है, 1-1 लाख रुपए का सबको कंपनसेशन देती है, तो दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी डिजास्टर होता है, डिजास्टर के बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई कंपनसेशन देती है, दैट इज द फुल्ली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम होता है, जो बच्ची के नाम पे पर्टिकुलर एज से पहले पहले एक अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, उसका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट एज वेल एज द उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। तो जिसको भी मिलेगा उसका जो भी इंटरेस्ट है एज वेल एज द मैच्योरिटी अमाउंट है वो पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अब एक और चीज समझना, अगर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप है, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो एमपी एमएलए होते हैं ना, एमपी एमएलए, वो एमपी एमएलए को 2 तरह के एक अलाउंसेस मिलते हैं जिसको बोलते हैं डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। ये डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है, ये पूरे एग्जेम्प्ट है। तो अगर एमपी एमएलए को डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है वो पूरे एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर सैलरी मिलती है तो वो टैक्सेबल है। तो डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है वो पूरे एग्जेम्प्ट है, सैलरी है वो टैक्सेबल है। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी अवार्ड्स मिलते हैं किसी भी पर्सन को, अवार्ड्स का मतलब अवार्ड्स फॉर द लिटरेरी और साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क और अदर अवार्ड बाय द गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट से अवार्ड मिलते हैं, जैसे भारत रत्न मिला या फिर मान लो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, अगर ये अवार्ड्स मिलते हैं तो ये अवार्ड्स का जो भी पैसा है ना वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो अगर कोई भी अवार्ड्स है जो लिटरेरी, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क और अदर अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है, तो उसका जो भी मिलेगा दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना है यहां पे कि अगर कोई भी पर्सन है, उस किसी भी पर्सन को पेंशन मिलता है, और पेंशन किस पर्सन को मिल रहा है पता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और जिसको परमवीर चक्र या फिर महावीर चक्र से अवार्ड किया गया था,
मींस उसको परमवीर चक्र या फिर महावीर चक्र जो है उससे अगर उसको पहले अवार्ड किया गया था, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र मिला था, और उसको जो पेंशन मिलती है ना, वो पेंशन पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और लास्ट पार्ट, जो भी सिक्किम के लोग हैं, सिक्किम इंडिविजुअल है जो सिक्किम में रहते हैं, जो मेन सिक्किमीज लोग हैं, उनको जो भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी। कौन कौन सी एग्जेम्प्ट होगी पता है? या तो कोई भी इनकम जो सिक्किम के सोर्स से मिलती है, मींस एनी सोर्स ऑफ स्टेट ऑफ सिक्किम, मींस इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ द सिक्किम, सिक्किम स्टेट में किसी भी सोर्स से उनको इनकम होती है, या फिर कहीं से भी उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिलता है, वो एग्जेम्प्ट है। तो मैंने क्या बोला, सिक्किमीज जो लोग हैं उनको दो तरह की इनकम एग्जेम्प्ट होगी। एक तो सिक्किमीज सोर्स से कुछ भी मिलता है, भले सिक्किम में बिजनेस करते हैं, वो भी इनकम है, वो एग्जेम्प्ट है। तो सिक्किमीज सोर्स से कुछ भी इनकम मिलेगा, दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट। और दूसरा, अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट है या डिविडेंड मिलता है सिक्योरिटी पे, तो वो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे अगर जो सिक्किमीज वुमेन है उसने 1 अप्रैल 2018 के बाद अगर किसी से शादी कर ली और वो शादी की, वो बंदा नॉन सिक्किमीज है, तो उस केस में उसको एग्जेम्पशन बाद में नहीं मिलेगी। अगर सिक्किमीज वुमेन है, उसने क्या किया, नॉन सिक्किमीज से शादी कर ली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008, तो उसके बाद में उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन जो है दैट इज द 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या जिसको आप SEZ बोलते हो। अब एक बात समझना, यहां पे ये डिडक्शन है 10AA देख के क्या लाइक एग्जामिशन समझा क्या, ये डिडक्शन है करके, ठीक है। सो 10AA एक डिडक्शन मिलता है, और ये डिडक्शन GTI के बाद लेने का, मींस ग्रॉस टोटल इनकम पहले निकालने का, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में ये डिडक्शन लेने का 10AA का स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब एक चीज समझना, ये डिडक्शन उन लोगों को मिलता है जो या तो SEZ में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कहां पे? SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको ये डिडक्शन मिलता है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि आपको ये डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपका अप्रूवल मिल गया है, जो यूनिट है आपकी उसकी अप्रूवल है, वो अप्रूवल 31 मार्च 2020 तक मिल गया है, एंड आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया है बाय 31 मार्च 2021। तो आपको अप्रूवल 31 मार्च 2020 तक मिल गया है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया है टिल 31 मार्च 2021 तक, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे डिडक्शन कितना मिलता है, तो डिडक्शन 15 ईयर्स तक मिलता है। फर्स्ट 5 ईयर्स में आपको डिडक्शन मिलेगा 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, मींस जो भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसका 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट इन द फर्स्ट 5 ईयर। सेकंड 5 ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और थर्ड 5 ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा या तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या जितना आपने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला, विच एवर इज लोअर। तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और जितना आपने री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला, विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? तो मैं बता दूं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, आप एक काम करिए, पहले PGBP का इनकम निकालिए SEZ यूनिट का। जो SEZ यूनिट है उसका जो PGBP का इनकम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय करिए आप एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी PGBP का इनकम है SEZ यूनिट का, वो PGBP का इनकम लीजिए, मल्टीप्लाई करिए एक्सपोर्ट टर्नओवर और डिवाइड करिए आप टोटल टर्नओवर से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अब एक बात समझना, एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे फर्स्ट 5 ईयर में है तो आप 100% डिडक्शन ले लीजिए, सेकेंड 5 ईयर में है तो आप 50% ले लीजिए, थर्ड 5 ईयर में है तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जितना आपने SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला, विच एवर इज लोअर। अब एक चीज समझना, जब भी आप एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते हैं ना, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में वही वाला टर्नओवर आएगा जितना आपने इंडिया में पैसा रीपेट्रिएट कर दिया विद इन द टाइम अलाउड बाय द RBI। यहां पे RBI क्या करती है, टाइम अलाउ करती है कि हर साल आप इंडिया में पैसा कब तक लाओगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपकी जो एक्सपोर्ट सेल थी वो 2 करोड़ थी, बट आउट ऑफ दैट ओनली 1.5 करोड़ रुपीस ही आपने इंडिया में लाया अप टू द डेट प्रिस्क्राइब बाय द RBI। तो आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते टाइम आपको जो लेना है वो 1.5 करोड़ ही लेना है, जितना पैसा आपने इंडिया में रीपेट्रिएट कर दिया वो ही आपको लेना है। अब एक और चीज समझना, अगर आपने इंडिया के बाहर कोई अकाउंट खोला है और वो अकाउंट जो है वो RBI के अप्रूवल के साथ में खोला है, तो उस अकाउंट में अगर पैसा आ गया ना, तो ये मान लिया जाएगा पैसा इंडिया में आ गया। मैंने क्या बोला, इंडिया के बाहर अगर आपने अकाउंट खोला है विद द अप्रूवल ऑफ द RBI और उस अकाउंट में अगर पैसा आ गया, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पैसा इंडिया में आ गया। अब एक और चीज समझना, आपने जो पैसा जो इसमें डाला था, जिसमें SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में, ये पैसा कब डालना पड़ता है? जो आपको 11 से 15 ईयर्स तक अगर डिडक्शन चाहिए, मींस 10 ईयर के बाद जो लास्ट 5 ईयर रहते हैं उसमें अगर डिडक्शन चाहिए
चाहिए तो आपको एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डालना पड़ता है। अब क्वेश्चन ही आता है ये एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जो पैसा डाला है उसका करेंगे क्या, तो उसको आपको विड्रॉ करके यूज करना है फॉर द पर्पस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। और प्लांट एंड मशीनरी आपको एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज करना है विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच दैट रिजर्व वाज क्रिएटेड। तो रिजर्व अगर इस साल में क्रिएट किया था तो इस ईयर के एंड से 3 इयर्स के अंदर अंदर, इस ईयर के एंड से 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड करनी है और उसको पुट टू यूज करनी है। क्या करनी है? पुट टू यूज करनी है। अब एक बात समझना, अगर 3 इयर्स तक आपने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज नहीं की तो 4th ईयर में वो वापस से आपकी इनकम बन जाएगी। या फिर आपने अगर कोई मिस यूटिलाइज कर दिया उस पैसे को तो जिस ईयर में आप मिस यूटिलाइज करोगे ना उस ईयर में वापस से आपकी वो इनकम बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, यहां पे जब भी आप एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते हैं एंड टोटल टर्नओवर लेते हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर एज वेल एज टोटल टर्नओवर के लिए एक चीज ध्यान रखना, कभी भी फ्रेट है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है या इंश्योरेंस है या फिर कोई एक्सपेंसेस इंकर टू प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया, ये आपको टर्नओवर में नहीं लेना। ना तो आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर में लेना है और ना ही आपको टोटल टर्नओवर में लेना है। क्या क्या बोला? एक तो तुम्हारा फ्रेट, फ्रेट क्या होता है? जो फ्रेट लाइक भाड़ा होता है वो भाड़ा एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया 2 करोड़ का और आगे वाले से मैंने फ्रेट भी लिया 20 लाख का, तो 2 करोड़ 20 लाख मेरा टर्नओवर रहेगा या ओनली 2 करोड़ रहेगा? राइट आंसर इज 2 करोड़ रहेगा। तो फ्रेट है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, इंश्योरेंस चार्जेस है या फिर एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया। जैसे इंडिया के बाहर कोई सर्विस प्रोवाइड करने जाते हैं और कुछ खर्चे होते हैं, आगे वाले से उसका रीएंबर्समेंट लेते हैं, तो वो तुम्हारे टर्नओवर में नहीं आएगा। ना तो आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर में लेना है और ना ही आपको टोटल टर्नओवर में लेना है। एक और चीज समझना, जो भी आपका ड्यूटी ड्रॉबैक रहता है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? जो आपने ड्यूटी पे की होती है एक्सपोर्ट के टाइम पे उसका वापस से रिफंड मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। तो जो तुम्हारा ड्यूटी ड्रॉबैक होता है एज वेल एज द कैश कंपनसेटरी सपोर्ट होता है, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मींस गवर्नमेंट से जो सब्सिडी वगैरह मिलती है या इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस सेल करने से जो पैसा मिलता है, ये पैसा आपके टर्नओवर में नहीं आएगा। ना तो ये एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा और ना ही आपके ये टोटल टर्नओवर में आएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे कुछ क्लेरिफिकेशन है। पहला क्लेरिफिकेशन तो ये कि सर एक बात बताइए, अगर सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट प्लेस पे जाके बनाया तो भी क्या डिडक्शन मिलेगा? क्या आंसर इज यस, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये तो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है। तो आप अगर क्लाइंट प्लेस पे जाके सॉफ्टवेयर बनाते हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट प्लेस पे आप सिर्फ अपने इंजीनियर भेज देते हो और आप हर इंजीनियर का कुछ चार्ज कर रहे हो एवरी मंथ। फॉर एन एग्जाम्पल एवरी इंजीनियर आप 10 लाख रुपए चार्ज करते हो, आपने वहां पे सिर्फ मैन पावर सप्लाई किया तो भी क्या आपको डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज यस। अब एक चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है जब आप ऐसी एक एसईजेड से निकल के दूसरे एसईजेड में चले जाते हो। जैसे पहले मान लो आप सूरत एसईजेड में थे, वहां से निकल के और आप मदुरई एसईजेड में चले गए, तो यहां पे क्या आपने एसईजेड जब चेंज किया तो आपको डिडक्शन कंटिन्यू रहेगा? आंसर इज यस। जैसे 15 इयर्स के लिए डिडक्शन मिलता है, उसमें से 7 इयर्स के लिए आपने पहली जगह ले लिया तो 8 इयर्स के लिए आप दूसरी जगह ले सकते हैं। एक और चीज समझना, बहुत बार ओनरशिप चेंज हो जाती है तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नया ओनर रहेगा वो रिमेनिंग ईयर्स के लिए डिडक्शन ले सकता है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है और उसका बेटा वो बिजनेस को चला रहा है तो बेटा जो है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए डिडक्शन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन 14A होती है और सेक्शन 14A क्या बोलती है कि अगर तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है ना तो आपके खर्चे अलाउ नहीं होते। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके सामने खर्चे अलाउ नहीं होते। बड़ी लॉजिकल चीज है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको जो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट है तो उसके कोई खर्चे होते हैं वो आपको कुछ भी नहीं करने, वो अलाउ नहीं होते। लेकिन बहुत बार कैसा होता है ना, पता है तुमको, कोई कोई ऐसी इनकम होती है जिसमें कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है और कुछ इनकम टैक्सेबल है, बट उसका खर्चा जो है वो खर्चे को आप बाइफरगेट नहीं कर पाते। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉय रखा मेरा और वो एम्प्लॉय क्या करता है, मेरा इन्वेस्टमेंट देखता है और उस इन्वेस्टमेंट में से कुछ इनकम ऐसी होती है जो एग्जेम्प्ट है, कुछ इनकम है वो टैक्सेबल है। तो वो एम्प्लॉय का सैलरी का बाइफरकेशन कैसे करे, मींस कितना खर्चा डिसअलाउड होगा, कितना खर्चा है वो अलाउ होगा। तो उसके लिए एक रूल होता है, दैट इज द रूल नंबर 8D। और रूल नंबर 8D क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। रूल नंबर 8D ये बोलता है कि जो खर्चा डायरेक्टली एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है वो तो आप डिसअलाउ कर दो। ऐसा होता है ना, डायरेक्टली एक्सपेंडिचर ऐसा है जो एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है वो डिसअलाउड हो जाएगा। अगर मान लो आप पता नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, जो आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट बोल दो, तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिसका इनकम एग्जेम्प्ट है उस इन्वेस्टमेंट का आप एक काम करिए, सबसे पहले आप मंथली एवरेज करिए। मींस मंथ के स्टार्ट में कितना इन्वेस्टमेंट था एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट और एंड में कितना उसका एवरेज करिए और उसके बाद पूरा एनुअल का एवरेज कर दीजिए। उसका 1% जो एक्सपेंडिचर है ना वो 1% आपका ये माना जाएगा एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड खर्चा है।
1% एक्सपेंडिचर है वो आपका एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड माना जाएगा और ये जो टोटल रहेगी ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो वापस बोल रहा हूं, देखो अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो सीधा ही एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड है तो वो खर्चा डिसअलाउड है, लेकिन आप पता नहीं कर पा रहे हो क्योंकि होता क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ इनकम ऐसी है जो एग्जेम्प्ट है, कुछ इनकम है वो टैक्सेबल है। तो उसके केस में आप एक काम करिए कि आपका जो एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट की जो टोटल होती है, एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट की टोटल जो इन्वेस्टमेंट है टोटल, उसको क्या करोगे, पहले आप मंथली एवरेज करेंगे फिर एनुअल एवरेज करेंगे, उसकी जो टोटल रहेगी उसका 1% जो रहेगा वो एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड एक्सपेंडिचर माना जाता है और वो डिसअलाउड हो जाएगा। मैंने यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, आप अगर एग्जांपल देखेंगे तो हुआ क्या कि आपने क्या किया, 2 लाख का कुछ खर्चा किया है और 2 लाख में से क्या होता है कि यहां पे डायरेक्टली एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड 30,000 है, तो एक तो ये 30,000 डिसअलाउड हो जाएगा और दूसरा कुछ खर्चा ऐसा है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो इसमें क्या हुआ कि जो एग्जेम्प्ट इनकम वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल दे रखा है 60 लाख, तो 60 लाख का 1% करेंगे 60,000 आएगा, तो ये 60,000 और तुम्हारा 30,000 टोटल कम्स टू द 90,000, ये 90,000 का खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ये 90,000 का एक्सपेंडिचर है ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा और इन सिंपल वर्ड बता दूं आपके 2 लाख टोटल एक्सपेंडिचर था उसमें से 1,10,000 आपको अलाउ हो जाएगा और 90,000 है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज द एएमटी और आई कैन से दैट अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब एक चीज समझना, ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है, तो मैं बता दूं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी एसएससी है कंपनी को छोड़ के, एनी एसएससी कंपनी को छोड़ के कोई भी एसएससी है उस पे ये एएमटी लगता है और ये क्या बोलता है पता है, ये सेक्शन ये बोलती है 115 जेसी करके सेक्शन है, वो बोलती है पहले आप नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकाल दो। मींस नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में स्लैब रेट से निकाल दो। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आप 30% से टैक्स लगा दो, दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालो। और दूसरा आप एक काम करिए, आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है ना उसका 18.5% लीजिए। एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% विच एवर इज हायर रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और मैं बता दूं ये एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% है ना, इसी को एएमटी बोला जाता है। जो एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% होता है, इस 18.5% को ही एएमटी बोला जाता है। आप एक काम करिए, विच एवर इज हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि सर एक तो नॉर्मल टैक्स निकाल दो पहले और दूसरा आप एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% ले लीजिए, विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। मींस ये जो है इसी को एएमटी बोला जाता है। लेकिन एडजस्टेड टोटल इनकम होता क्या है, तो मैं बता दूं एडजस्टेड टोटल इनकम किसको बोलेंगे, पहले आप अपनी टोटल इनकम ले लीजिए और टोटल इनकम का मतलब होता है आप नेट टैक्सेबल इनकम एनटीआई ले लीजिए और उस एनटीआई में एक काम करिए, आप 3 तरह के डिडक्शन अगर लिए तो वापस एड बैक कर दीजिए। एक तो 10AA, ये एसईजेड वाला अभी अपन ने सीखा, ये डिडक्शन आप एड बैक कर दीजिए। दूसरा 35AD जो अपन ने पीजीबीपी में पढ़ा था ना, वो 14 बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटल, होटल वाला, वो सब स्लेरी पाइपलाइन एंड ऑल, तो वो आप ऐड कर दीजिए वापस। तीसरा, अगर आपने 80 QQB, 80 RRB या 80 JJAA का डिडक्शन लिया है, 80 QQB एंड RRB रॉयल्टी वाला रहता है और 80 JJAA क्या रहता है आपका, 80 JJAA क्या रहता है आपका, वो न्यू एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करते हो उस पर 30% का सैलरी का डिडक्शन रहता है। ये तीनों डिडक्शन को आप एड बैक कर दीजिए। तो नेट टैक्सेबल इनकम निकालते टाइम ये डिडक्शन पहले लिए होंगे, वापस से आप इन्होंने एड बैक करा दिया। अब आप एक काम करिए, यहां पे जब आप 35AD का जो डिडक्शन आपको मिला था वो एड बैक करा रहे हैं, तो 35AD डिडक्शन लिया होगा तो आपको डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं हुआ होगा, बोलते कम से कम डेप्रीशिएशन तो दे दो। तो लेस करते टाइम आप एक काम करिए, डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35AD इज नॉट क्लेम। अगर आपने 35AD क्लेम नहीं किया होता तो आपको कितना डेप्रीशिएशन मिलता वो आप लेस कर दीजिए। ये तुम्हारा आ गया एडजस्टेड टोटल इनकम और ये एडजस्टेड टोटल इनकम का फिर 18.5% करिए और जो नॉर्मल टैक्स है विच एवर इज हायर है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, अगर आपका कोई एसएससी ऐसा है जो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है और उसका जो नेट ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है ये अप टू 20 लाख है, तो इस पे एएमटी नहीं लगेगा। अगर कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है और जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम है वो एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख रुपीस है, तो उस केस में आपको एएमटी नहीं लगेगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो नहीं लगेगा। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में आपको कभी भी अगर क्वेश्चन दिख जाता है ना जहां 10AA है या 35AD है, 80 QQB, 80 RRB या 80 JJAA है, तो आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन एएमटी का है। पहले नॉर्मल टैक्स निकालना है फिर एएमटी निकालना है, दोनों में से विच एवर इज हायर है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो एग्जाम में ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन 10AA का आ जाए या 35AD का आ जाए, 80 QQB RRB का आ जाए, 80 JJAA का आ जाए, तो ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ये एएमटी का है। आपको पहले नॉर्मल टैक्स निकालना है फिर आपको एएमटी निकालना है, विच एवर इज हायर है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब एक चीज समझना, सर अगर कोई एसएससी
सेक्शन 115 बीएससी ले लेता है। आपको पता है पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था 115 बीएससी, जिसमें वो 6 स्लैब रेट होती है करके 5%, 10%, 15, 20, 25, 30%। वहां पे एएमटी नहीं लगता। अगर 115 बीएससी आप ले लेते हो तो एएमटी नहीं लगता, ये आप ध्यान रखना। अब एक चीज समझना, आप बोलोगे सर एएमटी अगर ज्यादा आ गया एज कंपेयर टू नॉर्मल टैक्स तो आपको एएमटी पे करना पड़ेगा, और जितना एएमटी ज्यादा है ना उतना आपका क्या बन जाएगा, एएमटी क्रेडिट बन जाएगा। जितना एएमटी ज्यादा है उतना आपका एएमटी क्रेडिट बन जाएगा, और जो एएमटी क्रेडिट है ना उसको आप 15 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जो भी एएमटी क्रेडिट है दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 15 असेसमेंट ईयर, अगले 15 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन एएमटी क्रेडिट को आप यूटिलाइज कौन से ईयर में करेंगे पता है, जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स ज्यादा आता है एज कंपेयर टू एएमटी। जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा आ जाता है एज कंपेयर टू एएमटी, तो उस ईयर में आप एएमटी क्रेडिट को यूटिलाइज कर दीजिए, और जितना आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा है एएमटी से, उस डिफरेंस जितना आप एएमटी क्रेडिट है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर एएमटी गाइस। यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है ये वाला टॉपिक, एग्जाम्प्ट इनकम वाला। एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, एसईजेड वाला, एएमटी वाला, एग्रीकल्चर इनकम वाले, ये सब फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, और एग्जामिनर यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, तो बच्चे लोगों लाइक यहाँ पे ये टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट हो गया। होप सो आपको मजा आ रहा होगा रिवाइज करके, और बहुत बार मैं धीरे ही करवाता हूँ रिवाइज, इतना फास्ट आजकल नहीं करा रहा, मैं धीरे धीरे कराता हूँ, जिससे कि मान लो आपको याद रहे ना रहे, अभी सब चीजें आपको वापस से याद आ जाए करके। ठीक है, सो भाई ये मेरा ड्यूटी है आपको रिवाइज कराना, आपका ड्यूटी है सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई करना, बिकॉज आगे लाइफ में अगर बढ़ना है ना करके, ठीक है, तो आपको देखो जो चाहत आपकी है कि भाई सीए बनना है, आपके नाम के आगे सीए लगे, वो चाहत एक आपका एक गोल है, बट उस गोल पे ध्यान देने से ज्यादा ध्यान देना है आपकी प्रोसेस पे। जस्ट फॉलो योर प्रोसेस, और प्रोसेस इज योर स्टडी। अगर आपने फॉलो कर दिया, देखो चाहत तो बहुत होती है वहां तक पहुंचना, बट उसके लिए जो एफर्ट्स लगाने ना, वो एफर्ट्स अभी लगाने का टाइम है। जो आपकी जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस पे ध्यान देने का टाइम है, वो अभी है। सो जस्ट फोकस टू योर प्रोसेस, आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आराम से आप लोग है वो आगे जाके सीए बन पाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर।